भूत हो पाएगा। वैसे मुझे क्षमा करना, मैं कड़वी और सच्ची बात कह रही हूँ और अपने ही ऊपर कह रही हूँ, क्योंकि भारत की नारी तो ऐसी होती थी महारानी मदालसा जैसी, जैसे वीर पुत्र चाहती थी वैसे ही पुत्रों को जन्म देती थी। अब हम जो नारी जाति है वो YouTube के ऊपर बैठी रहती है, टीवी देखती है, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद हम गांव में आ गए। देखो सबसे बड़ी बात है, 40 साल बाहर रहने के बाद गांव में आके बसर करना बहुत मुश्किल बात है। आप जो शहर में रहते हैं वो सोच के देखें। मैं एक समाज सेवी रही हूँ शुरू से ही, तो गांव में आके जब मैंने घर घर जाके देखना शुरू किया तो नारी जाति बच्चों के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती। तो ये पुरुषों का दायित्व बनता है, वो अपनी घरवाली के साथ बैठ के प्यार से इसके ऊपर विचार करें कि हम बच्चों को क्या परोस रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को माँ क्या करती है, फ़ोन दे देती है और खुद दूसरे फ़ोन पे YouTube देखती है। तो महिलाओं को जागृत होने की ज़रूरत है। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? हमसे मिलते हैं, माँ से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, फिर गांव वालों से मिलते हैं, फिर समाज से मिलते हैं, ऐसे से संस्कार जाते हैं। तो देखो सभी इस मंच के ऊपर आए हैं, ये सभी बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि समाज सुधार के बारे में बात करें। सबसे बड़ा यदि समाज को सुधारना है तो हमें संस्कारों की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और संस्कार घर से चलते हैं। संस्कार जब शुरू होते हैं तो क्या करती है माँ? सबसे ज़्यादा बच्चे के पास रहती है। बच्चे के हर पल का माँ को पता रहता है कि मेरा बच्चा अब क्या कर रहा है, क्योंकि पिता तो कमाने के लिए होते हैं, वो तो बाहर चले जाते हैं, सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं। तो नारी जाति को पुरुष यानी कि पति प्यार से समझाए। आज का समय ऐसा है जो नारी को यदि समझा पाया तो बहुत बढ़िया। हम सब बहनें मिलके इस समस्या का निदान करेंगी। और देखो मैं समाज सेवा के तौर पे आपको एक सेवा दे सकती हूँ। घर घर में यज्ञ रचाओ। जब यज्ञ होंगे मैं उसकी फ्री में सेवा करूँगी, मैं कोई दक्षिणा नहीं लूँगी। सिर्फ मैं परिवार में माता पिता बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, तो देखो संस्कार वहाँ से शुरू होंगे और धीरे धीरे संस्कार बड़े होते जाएंगे। बच्चा माँ का कहना मानेगा, पिता का कहना मानेगा। और देखो मैं भी एक माँ हूँ। मैं आज भी स्टेज पे दावे से कह सकती हूँ कि मेरा एक बेटा इनकम टैक्स में अफसर है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है इस टाइम। लेकिन मैं उनको अगर ये कह दूँ बेटा यहाँ बैठना है तो वो बच्चे वहीं बैठते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा झिझकती हूँ कि बच्चे ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, क्योंकि हमें उस लायक बनना पड़ता है। हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हम फ़ोन देखते हैं वो छोड़ना पड़ेगा, बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कुरीतियों को मिटाने के लिए पति पत्नी को अपने सुख और आराम को छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे समाज के अंदर सुधार यहाँ से शुरू होते हैं। और दूसरा थोड़ा सा मैं कहूँगी, देखो संस्कार आ जाएंगे तो पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया है। आज आप इधर उधर दाएं बाएं देखो तो निरोगी काया किसके पास है? हर घर में कोई ना कोई दवाई खा रहा है। तो जो हम किसान हैं, मैं भी प्राकृतिक खेती करती हूँ। इतनी उम्र में आने के बाद कभी मैंने की नहीं, खेत में जाके देखा नहीं, प्राकृतिक खेती करती हूँ। और 25 साल बीमार रहने के बाद आज आपके सामने मैं बिल्कुल इस टाइम तक मैं 100% सही हूँ, शाम का पता नहीं। तो जो भी किसान साथी खेती करते हैं, मैं पूरी में ये नहीं कहती कि आप जैविक करें, परंतु कुछ अपने लायक बीघा 2 बीघा जितना भी हम घर में यूज करते हैं उसको जहर मुक्त बनाने की कोशिश करें और उसको अपनाएं। यदि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका निर्वाह इसी के ऊपर है, खेती के ऊपर है किसानों का, तो वो जो जैविक किसान हैं उनसे संपर्क करके अपने लायक खरीद सकते हैं। तो ये छोटे छोटे काम है। हमारे छोटू राम जी आर्य भी क्या कहते थे कि हे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान, और खेती के गुणों को ले तू
सुधार। आज के टाइम में ये हमें 2-4 चीज़ें जो मुझे लगती थी, शायद हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे या मीडिया चैनल पे ये चीज़ें बुरी लगें, क्योंकि नारी की, मैं नारी हूँ और मेरी कमी निकाल रही हूँ, तो ये बात हजम होना मेरी जाति के लिए बड़ा मुश्किल है। तो नारी सुधरेगी तो देखो जी जग सुधरेगा। नारी, आप पति जो हाँ आजकल के वो कैसे अपनी पत्नी को मना सकते हैं, ये तो आप खुद बैठ के विचार करें, या संस्कारवान आदमियों के पास बैठें, ऐसी सोसाइटी में बैठें जहाँ धीरे धीरे इस चीज़ का सुधार हो और हमारा समाज बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की तरफ जाए। तो मैं यही कामना करती हूँ। हम आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें, पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें। देखो, तू सुधर जा से कोई नहीं सुधरता। हम अपने आचरण को बढ़िया बनाएंगे तो शायद दूसरा देख के हाँ भाई वाकई में इसके अंदर ये काबिलियत है, धीरे धीरे वो खुद ये फील करेगा और सुधार की तरफ जाएगा। ओम सम नमस्ते जी। कोई त्रुटि होगी हो तो सभी मुझे बेटी समझ के माफ़ कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मैं निवेदन करूँगा कासंडी के सरपंच सर संदीप जी से आए और अपने विचार रखें। सर्वप्रथम मैं आप सभी को वैदिक अभिवादन करता हूं। ओम नमस्ते। मैं धन्यवाद करता हूं इस बुटाना गांव का, जिसने इतना विशाल समारोह यहाँ पर आयोजित किया है और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था के साथ, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रणाम करता हूँ हमारे प्रधान श्री सतपाल जी, श्री पवनजीत जी और जो अन्य व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति स्टेज पर बैठे हैं और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। यहाँ पे बात चल रही थी कि हम कुरीतियों और बुराइयों को कैसे खत्म कर सकते हैं। आज 9वां सम्मेलन है, कुछ नहीं हुआ। मेरा एक निष्कर्ष है, यथा राजा तथा प्रजा। कुछ नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? आज का जो बच्चा है, जो युवा है, वो हर कीमत पर वो कार्य करना चाहता है जो उसकी इच्छा है। आप उसको बदल नहीं सकते। अगर मैं अपने गांव में कानून बना दूं कि 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा अगर कोई डीजे चलाएगा, मैं गारंटी देता हूं शादी वाले दिन से 1 दिन पहले 5,000 रुपए मेरे पास पहुंच जाएंगे। अब जी ये तो 5,000 रुपए लो और बाजन दो डीजे। ये सत्य है, सच्चाई है। एक भी शराबी से मैं शराब नहीं छुड़वा सका। 1-2 को तो मैंने ये भी बोल दिया था, भाई 1 साल छोड़ दे, 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। अरे शोरूम खुल गए शराब के, ज्वेलरी के शोरूम भी नहीं है ऐसे। गोवाना में देख लो, रोहतक में देख लो, बोतल इसी तरह रखी है, आदमी अट्रैक्ट हो जाके रखी है। या तो स्वर्ग की चीज आ गई तो भाई शराब क्यों कर छूटेगी? मुझे पता है, मेरे सरपंच बनते हैं, मेरे गांव में ठेका टेक दिया और मेरे लिए समस्या क्या आई? इतनी तो ठेका था नहीं और मैं अपने आप आर्य समाजी मानू। अब भाई आर्य समाजी से आया, इन्हें ठेका टेकवा दिया। 1.5 साल चक्कर काटे हैं भाई साहब, 1.5 साल। एक दिन मुख्यमंत्री खानपुर में आया, मैंने वहां पे कागज दिया, मैं कहा मुख्यमंत्री साहब मैंने गांव का कोई काम नहीं करवाना है, मेरा ठेका उठवा दो। मुझे पता है वो ठेका कैसे उठा। मैंने कानून की भी मदद ली, मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट की कमियां निकाली, वे डीसी साहब को पेश करी, तब जाकर के वो ठेका उठा। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि इस समाज को आप सही कर सकते हो? पूरा समाज भ्रष्ट हो चुका है, जंगल राज आ चुका है। क्यों आ चुका है? आप एक नेता को देखना, इलेक्शन से पहले उसकी स्थिति क्या है? एक छोटे बच्चे के भी पैर छुएगा, सबके पैर छुएगा, वादे करेगा यो भी कर दूंगा
दूंगा, वो भी कर दूंगा, लेकिन बनने के बाद गायब। तो जंगल राज नहीं तो कौन सा राज है यो? डिस्कवरी चैनल देखा है आपने? उसमें जंगल राज दिखाते हैं। थोड़ी सी लापरवाही, अरे एक शिकारी आपको खा जाएगा। थोड़ी सी लापरवाही में, शेर भी अगर लापरवाही कर देगा तो लकड़ भगों का झुंड खा जाएगा उसको। तो इसको बोलते हैं जंगल राज। आज आ चुका है जंगल राज। तो इसमें आप क्या उम्मीद करते हो? सिस्टम खराब हो चुका है 101%। ये और सरपंच भाई भी बैठे हैं, अफसर भी बैठे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यू आर बाउंड टू बी करप्ट। भ्रष्टाचार करने के लिए आप बाधित हो, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिस्टम को 100 मानता हूं तो 99 भ्रष्ट हैं और एक बिना भ्रष्ट व्यक्ति है। 99 की टक्कर लेना, वे 99 चाहेंगे कि आप भ्रष्ट हो जाओ, आप चाहोगे कि 99 ठीक हो जाएं। क्या संभव है? कदापि नहीं। सिर्फ एक ही काम हो सकता है और वो काम है कि आप अपने आप को बचा जाओ। अभी ये बहन जी कह रही थी, ये आर्या जी, कि अपने आप को सुधार लो, इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, मैं एक संदेश और देना चाहूंगा। यहां पे कृषि की बात आई, खेती की बात आई। पहले एक कहावत थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, भीख निदान। ध्यान देना, आज कितनी गौशाला बनी हुई है, अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, ये सब कमाई के अड्डे हैं। ये वो लोग, कितने बाबा लोग हैं, नाम गरीबदास आश्रम, नाम फलाना आश्रम, और पैसे की बयार, मजे ले रहे हैं जिंदगी के। कई जगह मैंने जाके देखा है, ऐसे रसीदें दे दी जाती हैं, रसीद बुक, ले भाई ये रसीद काट ले, ये 1 लाख हमने दे दिए, बाकी तेरे। भीख, दान, यानी ये कार्य सबसे उत्तम कार्यों में आ चुका है अब। और नौकरी, चाहे ग्रुप डी में लग रहा हो, नौकरी चाहिए। रिश्ता देखेंगे, नौकरी चाहिए। एक अगर किसी व्यक्ति को बता दिया जाए 5 किले बढ़िया खेती करे छोरा ना, पारी है, इतनी हीन भावना पैदा कर दी किसान के अंदर कि किसान न्यू महसूस करने लग गया। अरे हम स्वयं भी उसको हीन भावना से देखते हैं कि यू अरे खेती करे कुछ ना है। ये सोच बन चुकी है हमारी। उस किसान, वो माँ जो उत्तम जो खेती मानी जाती थी, वो माँ थी हमारी। अरे उसने बेच डंकी रूट तोटड़ा कूदे हैं। फिर न्यू कहे बोले अमेरिका तो बेड़ी बांध कावे हैं, और ये मोदी कित गया भाई बे, वो रोब कित गया। अरे वे घुसपैठिए हैं अमेरिका के अंदर, जो कर मारे यार रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं, उनने सम्मान तो भेजेंगे के? जो अपनी माँ ने बेच के 60-60 लाख रुपये में। अरे यहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते और वहां जाकर आप संडास साफ करते हो अमेरिका में। और कहने में नहीं हुआ हमारा छोरा अमेरिका जा रहा है, 60 लाख रुपए में बेच रखा है। इस प्रकार की सोच, इस कृषि जो हमारी माँ है, पशुपालन और कृषि हमारा सबसे प्राचीनतम व्यवसाय था। और एक और बात बता दूं, यूट्यूब, अब तो इस यूट्यूब ने, व्हाट्सएप ने सब कुछ सबको दिखा दिया है। B.Tech लड़कियां, M.Tech लड़के खेती करने लग रहे हैं, 1 किले में 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं, बढ़िया डेयरी चला रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के। तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों इतनी इन भावना से देख रहे हो? यह खेती खत्म होने वाली है, धीरे धीरे जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और कौम और लोग इस खेती की तरफ आने लग रहे हैं और हम नौकरियां की तरफ बाजे रहे, डी ग्रुप में लगा दे भाई, चाहे कुछ हो जाए। इस प्रकार की सोच में क्या हम विकास की उम्मीद करते हैं? शराब छुड़ाने की बात करते हैं, महिला यूनिवर्सिटी, छोरी शराब पीवे हैं, मैंने कहूँ छोरी अन बचा लियो, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और की शराब छुटवानी तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें उस खेती के प्रति सम्मान के भाव को लाने की आवश्यकता है। और दूसरा, मैं आर्य हूं, बहुत लोग आर्य लिखते हैं लेकिन काम अनार्य वाले करते हैं। केवल आर्य लिखने से आर्य नहीं बनता। आर्य समाज को अपनाओ। आर्य समाज की एक शब्द में डेफिनेशन बताता हूं, जो सत्य का बोध कराए वो आर्य समाज है। एक उदाहरण दूंगा। आपने पोप पंडे बताते हैं, क्या बताते हैं
कि शिव जी अपनी तपस्या में बैठा था, कामदेव आ गया, उन्हें बाण छोड़ा, शिव जी ने तीसरी नेत्र खोल दी, उसको भस्म कर दिया। आर्य समाज से जब पूछोगे कि ये क्या है, तो मैं बताता हूं, हम सब के अंदर कामदेव बैठा है। मेरे अंदर भी कामदेव है, तुम्हारे अंदर भी कामदेव है। आर्य समाज आपको बताएगा कि जब आप तपस्या के मार्ग पर चलोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, कर्तव्य के मार्ग पर चलोगे, तो ये कामदेव जाग जाएगा। ये कोशिश करेगा आपको रोकने की, और वही कोशिश की थी शिव के अंदर के कामदेव ने शिव को रोकने की, लेकिन उसने अपने ब्रह्मचर्य से, योग से उसको समाप्त कर दिया, दग्ध कर दिया, उस पर काबू पा लिया। ये आपको आर्य समाज बताएगा। और कोई कामदेव कोई व्यक्ति नहीं था। ये आज की हालत देखो, आज लोग, मैंने रास्ते में कावड़ ले जाते भी देखे हैं, वहां कुंभ के मेले में दुनिया पागल हो रही है, मरने लग रहे हैं। कोई न्यू कह देना भाई मर गए मरे आ रहे, जब भगवान होता तो के मरते, न्यू कहेंगे बोला भगवान ने बुला रखे थे। वे तर्क दे लो, कैसा है भी तर्क दे लो। एक जाट ज्योति पत्रिका आती है, उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि जिस मंदिर को, जिस मूर्ति को तुमने बनाया, तुम उसमें मुझे ढूंढते हो, और जिस शरीर को, जिस मानव को स्वयं ईश्वर ने बनाया, मैंने बनाया, उसमें तुम ढूंढते हैं नहीं। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, कुंडलिनी शक्तियां और ना जाने क्या क्या। जिस दिन इसके अंदर झांकोगे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वहां जाने से ईश्वर नहीं मिलेगा। और एक और नई चीज आ गई, एक खाटू श्याम, बड़ा प्रचार चल रहा है। हमारे गांव के कुछ वाल्मीकि भाई, हरिजन भाई, आगे आगे डीजे चलन लग रहा, पैदल झंडे ले रहे खाटू श्याम के, आधे दारू पी रहे, और नच दे जहां तुम तनियों को शराब छुड़वाओगे। पूजा में भी यो ला दिया। अरे मैंने उन तक कहा, तुम अम्बेडकर पर झगड़ा करते हो, वाल्मीकि के ऊपर झगड़ा करते हो, छोटी सी बात पर युद्ध करते हो, लेकिन क्या तुम में से कोई अम्बेडकर को फॉलो करता है? अम्बेडकर एक पढ़ा लिखा इंसान, पीएचडी, एक लर्निड व्यक्ति, जो ये कहता है कि ज्ञान, वो ज्ञान से वो आगे आया, और तुम वो फेर उड़े खाटू श्याम, बालाजी, और ना जाने क्या क्या। जो बालाजी नहीं जाते, जो खाटू श्याम नहीं जाते, क्या उनकी तरक्की नहीं होती? या भेड़ चाल इस प्रकार से चल रही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, आर्य बनो। आर्य का अर्थ ये है कि सत्य को जानो। जब सत्य को जान जाओगे, तुम अपना काम अपने आप करना सीख जाओगे। तो इसलिए अपने आप को बदलो, अपने साथियों को बदलो। हो सकता है समाज स्वतः बदल जाए, अन्यथा कोई इसको जबरदस्ती कोई किसी को नहीं बदल सकता। ये समाज ऐसा हो चुका है। अब उपाय क्या है? कृषि भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठा है तो क्या कहा जाएगा, मैं छोड़ा भाई खेती करे है, इज्जत मिल गई ना। किसकी वजह से मिली वो इज्जत? शिक्षा की वजह से। चंद लाइनें लिखी हैं मैंने शिक्षा के ऊपर, जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज पूरे विश्व में घनघोर काली रात है, बड़ी कठिन डगर, यहाँ पग पग पे भ्रष्टाचार है। कहीं पे धन अडिग खड़ा, कहीं पर जातियों का राज है, कहीं पे रूप का है जाल, कहीं पे तन का मान है। आज सारे विश्व में झूठ की भी शान है। घबरा रहा इंसान है, कमजोर उसका कर्म है, अपमानित खड़ा दर में इतना बड़ा। अंधेरा पाप जातिवाद सर झुकाए सब खड़ा। इसलिए हे मानव संकल्प ले, अज्ञान की जला दे चिता, आज से ये ज्ञान ही होगा तेरा अपना पिता। तो भाइयों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये ज्ञान और ये शिक्षा, ये पूरा ब्रह्मांड इसी से चलता है, सबसे शक्तिशाली चीज है। आपने आईएएस आईपीएस के उदाहरण देखे होंगे, ऐसे आईएएस नहीं बनते। सोते जागते उठते बैठते एक ही एम है उनका,
IAS, तभी जाकर के वो IAS बनते हैं। अरे ये जो नेता है ना, जो भ्रष्ट हैं, ये नेता भी सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही स्वप्न देखते हैं, MLA MP CM, तब जाकर के वो CM बनते हैं। तो जब वो बन सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं मेरे भाइयों इस शिक्षा को जिंदगी में लाओ और जो आप चाहते हो वो पाओ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं निवेदन करूंगा वेदपाल पूर्व सरपंच शिवा से आए और 2 मिनट में के लिए अपने विचार रखें। वेदपाल जी। मैं 1 मिनट में कर दूंगा भाई। बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रधान जी सतपाल जी, सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी यहाँ पे पहुँचे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और सभी बातें सारे ने बताई न सब, आज तो पूरा जोर हो रहा है, शायद इसने बंदे करके जाऊंगे तो कोशिश यह है भाई, अच्छी बात है, कम हो जाए तो बढ़िया रहे। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अपने सरपंच साहब का संडी ने सारी बात कह दी। भाग्य वेदपाल जी यहाँ पे बचे नहीं कुछ कहने खातर, इन्होंने इसलिए अपना भाषण यहीं समाप्त कर दिया। अब मैं निवेदन करूँगा जय भगवान शिवाय से आएँ और अपने विचार रखें। जय भगवान जी। उसके बाद किताब सिंह जी बनवाड़ा साहब, आ जाओ आप। अच्छा आगे आज आओ, आओ जय भगवान जी आओ। परम आदरणीय बनवाड़ा खाप के प्रधान श्री सतपाल जी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पर बहुत से वक्त आए हैं और उन्होंने सभी तरह की बातें आपको बताई हैं। मैं कुछ भाषण देने नहीं आया, मैं कुछ बातें जो मुझे चुभ रही थी मैं उनको बताने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपको पता है ये 9वां सम्मेलन अपना, और मैंने पहले सम्मेलन में एक बात प्रधान जी से कही थी कि प्रधान जी एक विनती है, आप एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें हमारे बनवाड़ा खाप के सारे जितने भी इसके मेंबर हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो ऊपर ऊंची पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, उनके बारे में एक विवरण हो। और जैसे कि आज भी हम सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि जो बैनर लगा दें उसमें पता चले कि ये खेल के क्षेत्र में कितना ऊंचाई पहुंचा हुआ है। और एक जितने भी हमारे गांव हैं उनके एक विवरण बना दिया जाए, उसमें दर्शाया जाए कि ये गांव है बनवाड़ा खाप के इस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये अभी तक पॉसिबल तो हो नहीं सका है, तो मेरी तो यही उम्मीद है कि अगर हमारे प्रधान जी इसको सफल बना दें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। बहुत मेहरबानी जय भगवान जी। देखो मैं आपने बताऊंगा जय भगवान जी, सारे गामा की लिस्ट अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने चाहिए तो वो सारे गामा की लिस्ट भी, आदमियों के नाम भी बताए कहाँ पा, सारे गांव में जितने जड़ अभी लेफ्टिनेंट के चयन हुआ उसका। हाँ वो तो बोले थे वो तो। हाँ जी। अब मैं निवेदन करूँगा किताब सिंह जी आए और अपने विचार रखें। आज के इस सम्मेलन के अध्यक्ष और बनवाड़ा खाप के प्रधान आदरणीय सतपाल सिंह जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस सम्मेलन में आपने काफ़ी बातें सुनी हैं, समाज सुधार की भी और दूसरी भी। ये जो सम्मेलन पहले बता चुके हैं कि 9वां सम्मेलन है और गांव शिवा से शुरू हुआ था ये, और ये परिपाटी बड़ी अच्छी बात है कि आपके सभी के सहयोग से ये परंपरा अभी चालू है और आगे चालू रहेगी। मैं तो 2 बातें ही बताऊंगा। सबसे पहला तो संगठन होना चाहिए। ये हर मीटिंग में, हर सम्मेलन में बात आती है, क्योंकि हम यहाँ फैसले कर जाते हैं
लेकिन उन फैसलों का बाद में अनुपालना नहीं होती, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और वो 1 साल तक अगले साल फिर आकर के उन्हीं बातों को हमें दोहरा देते हैं। तो मेरा अनुरोध है प्रधान जी से भी और दूसरे जो महानुभाव हैं जो सक्रिय हैं इसमें, वो संगठन जरूर बनाएं और जो यहाँ बातें हों, यहाँ फैसले हो जाएं, उनकी पालना करवाएं पूरे साल, कितने भी हो, वो आधी हो, चौथाई हो, जितना भी लाभ हो जाए उतना अच्छा है। तो मेरा सबसे पहले तो ये अनुरोध है कि संगठन जरूर बनाएं, सतपाल जी विशेष करके, और ज़्यादा सक्रिय पवनजीत जी हैं, ये भी इसमें सहयोग दें। दूसरी बात एक स्पष्ट करूँ मैं, क्यों कई बार बातें आती है, एतराज़ भी आता है कि भाई कुछ तो लिखे बनवाड़ा में बै और कुछ लिखे हैं भय। तो आज ये सम्मेलन ये स्पष्ट करता है कि ये भय नहीं भाई भय है। तो मेरा अनुरोध है आज से, अगर भाई से भी ठीक समझें तो ये भय और भय का फैसला आज कर दे, और फैसला कर ही दिया जब यहाँ बैनर पर लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा जो गांव हैं वहाँ भय प्रयोग होता है, 1-2 गांव में ही भय लिखते हैं। तो इस पर भी विचार करें प्रधान जी और दूसरे साथी। एक और मैं कहूँगा, क्योंकि आज मैंने विशेष देखा है कि जब बाहर नाम नोट कर रहे थे हर गांव के, तो नाम के साथ वो मोबाइल नंबर भी नोट कर रहे थे। तो मेरा अनुरोध है, जो पहले मन संचालन कर रहे थे शुरू में, कि एक डायरेक्टरी बना ली जाए, जितने भी आपके पास नाम गांव वाइज और फ़ोन नंबर आए, उससे डायरेक्टरी बनाएं ताकि हमारा आपस में संपर्क रहे। कहीं पर भी हमें आपस में जाना आना पड़ जाए या कोई काम हो जाए तो हम आपस में संपर्क कर सकें। तो मेरा प्रधान जी अनुरोध है कि डायरेक्टरी अवश्य बना लें। उसके लिए चाहे पैसा प्रबंध करना पड़े, कैसे भी हो, सब कुछ हो जाएगा। तो डायरेक्टरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भाई ने कहा भी था, करनाल का कहाँ वो दिया था उदाहरण, या कुरुक्षेत्र का, कि वहाँ एक बूढ़ी आदमी आए, उनका काम किया उन्होंने। अगर फ़ोन नंबर होता तो हो सकता था पहले उससे संपर्क हो जाता और इतना उन्होंने चक्कर ना काटने पड़ते। तो मेरा तो सिर्फ है आज के सम्मेलन में ये 2 ही बातें हैं कि संगठन बनाएं और डायरेक्टरी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा सब आपस में संपर्क रहे। और वही जो दूसरी समाज सुधार की बातें हैं वो तो आपने बताई दी, लेकिन मैं एक विशेष बात बताऊंगा कि बस जब आप ब्याह शादियों में जो फिजूल का खर्च करा है ना, भाई इसको कम कर दो। कब तक हम अपने अपने खाप में तो कर दो, आधा खाना तो बेकार जावा है और दूसरी बातें भी बेकार जावा हैं। थोड़ी सी बारात ले जाओ, 10, 15, 20 आदमी है कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, बड़ा मज़ा आवा है। तो मेरा अनुरोध है कि आज इस बात को भी शामिल करें, अगर प्रस्ताव पास करें कि वह ब्याह शादी में कम से कम खर्च करें और छोटी से छोटी बात लेकर के जाएं, ताकि दोनों पक्षों को सुविधा हो। धन्यवाद। किताब सिंह जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक बार इस विषय में बात हुई थी, भाई छोटी बै और बड़ी बै के बारे में कुछ सोचा जाए। इस पर ये बात चली, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे इधर वाले तो बड़ी बै लिखते हैं, हमारी साइड में छोटी बै लिखते हैं, और उनके सारे कागज़ों में बै ही लिखी हुई है। तो उस पर बात चर्चा हुई थी, भाई ये तो जिस तरह जो लिखा है उसी तरह लिखने दो, क्योंकि उसमें जो संड वगैरह हैं सारियों में वो बै लिखी हुई होती है। तो ये तो इसमें तो कोई इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं आया है। तो बनवाड़े चाहे किसी तरह कर लो, बनवाड़ा ही बनता है, इसमें कोई फ़र्क की बात नहीं है। बाकी और सोच लियो, आप बड़े हो। तो अब मैं निवेदन करूँगा, मनोज सरपंच कुंडू साहब अपना बुटाना से आएँ और अपने विचार रखें। मनोज जी। राम राम जी साजाने, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है बनवाड़ा खाप जो हमारे बुलाए पर इस बुटाना गांव में पहुंची, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
और जो भी हमारी व्यवस्था में कमी रहेगी हम उसकी क्षमा चाहते हैं। आपने व्यवस्था का लट कैट रखा, कोई कमी नहीं रही। ये आप बात वैसे ही कही है, व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, सारा सिस्टम आपने ठीक किया। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बड़े भाई ठेकेदार जय सिंह जी आए और अपने विचार रखें। एक जितने भी प्रतिनिधि अलग अलग गांव से आए हैं, हमने उनका मान सम्मान करना है, पगड़ी पहनानी है, एक मोमेंटो देना है। तो अपने 2 नाम मंच पर भेजने का कष्ट करें जिनको आप सम्मानित करवाना चाहते हैं। 2 नाम प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से जल्दी भेजें। आदरणीय खाप के प्रधान श्री सतपाल जी, मंच पर बैठे हुए बनवाड़ा खाप के बुजुर्ग आदमियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। जब सेवा में पहला फंक्शन हमारे सरपंच साहब ने किया था, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा लोगों में उत्साह था। क्यों? पहले तो हमारा गाँव तो बहुत छोटा है। हम तो पहले देखते थे कि 5-6 गाँव हैं, परंतु अब 15, 16, 17, 18 तक तो हम पहुंच गए। तो मेरा तो यही निवेदन है कि हर बार जो ये नौवा है इसमें आदमी अपने कम आए हैं, तो उसी ढंग से ज़्यादा प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि फंक्शन होने से 1 महीना पहले कम से कम हर व्यक्ति को हर गांव में जाके ये कहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। क्यों? इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि हम सारे भाई आपस में मिल लेते हैं, एक दूसरे से जानकारी है। क्यों? हमारे भी पहले जानकारी नहीं थी। जब से ये फंक्शन होने लगे हैं बनवाड़ा खाप के, तब से हम एक दूसरे को, गांव को, सबको जानने लगे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, भाई संदीप आर्य जी एक बात कह रहे थे, एजुकेशन। देखो सारा खेल एजुकेशन के ऊपर है। व्यसन तो छोड़ो ना छोड़ो, अरे पास करो ना करो, पर ज़रूरी है अपने बच्चों को पढ़ाना। आप पढ़ाओगे तो आपका बच्चा जो है नौकरी भी लगेगा, बिजनेस में भी जा सके और काम भी कर सके, जो भी चाहे वो पढ़ा लिखा कर सके। क्यों? हम भी पढ़े लिखे हैं, परंतु हमने सोचा था कि नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है या खेती करनी है। खेती भी एक बहुत अच्छा आज के दिन व्यापार है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, खूब मेहनत करके पढ़ाएं, और जहाँ तक हो उसके 10-15 साल तक बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अपनी उनकी माताओं को कहो कि वह मोबाइल मत दो, बच्चा रोने लग जाए जब मोबाइल दे दें, तो ये अच्छी आदत नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आपके बीच में। मैं पिछले साल मध्य प्रदेश चला गया, तो वहाँ एक जगह मैं रुका, नरसिंहपुर गांव है, नरसिंहपुर जिला है, गांव नहीं बहुत बड़ा जिला है। और उसमें मुझे पता लगा कि भाई इस गांव, इस एरिया का जो राजा था वो जाट था। फिर मैंने पता किया भाई किस गोत्र का था, तो आप ताज्जुब मानोगे, उन्होंने बताया कि इस बनवाड़ा गोत्र का एक राजा था यहाँ नरसिंहपुर में। तो आप हमारा गोत्र को जरूर नहीं, हम उसी साइड से आ रहे हैं। हम जैसे अब 5-7 से 10-15 गांव हो गए, उसका हम और ढूंढें। प्रधान जी से निवेदन है, मैं खुद गया था वहाँ और उसका गोत्र ही बनवाड़ा था। तो हम और थोड़ी तहकीकात करें, कोशिश करें, तो हो सके और भी हमारे गोत्र के गांव मिलेंगे या एरिया मिलेगा। तो मेरा तो निवेदन यही है सभी खाप के पंचायतियों से कि वह ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ये सम्मेलन हो, सबको ये कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आएँ और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। और एक और बात बताना चाहता हूँ जवानों से कि भाई भगवान जो है ना, मंदिरों में तो है कि ना मन हमने पता नहीं, परंतु माँ बाप की सेवा, माँ बाप ही भगवान है। अपने माँ बाप की सेवा जो करेगा ना, उसी को परमात्मा अब उसकी बात सुनेगा। माँ जो 9 महीने तक अपने पेट में रखा है, बाप उसको पाला है 15-16 साल तक, तो सबसे बड़ा भगवान माँ बाप है। उनकी सेवा अपने बच्चों को कहो कि वह जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।
हमने आज बुटाना गांव की पावन धरा पर हमारे खाप के बहुत सारे अच्छे अच्छे वक्ताओं को पाया, जिन्होंने हमें दर्शाया कि समाज में हमारा अस्तित्व क्या है और हम कहां तक पहुंच पाए हैं, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है। मज़ा भी आया क्योंकि देखिए हरियाणा प्रदेश में हर एक क्षेत्र में अलग बोली है, अलग कल्चर है, जैसे हमारे देश में है। पूरे भारत देश की बात उठा लीजिए, 250, 300, 400 किलोमीटर पर बोलचाल, रहन सहन, खान पीन, मतलब संस्कृति तक बदल जाती है। एक विभिन्नता है हमारे देश में, ये पूरे में। मैंने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा था कि जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, जैसे कांग्रेस पार्टी अपने प्रस्ताव रख रही थी आज़ादी के लिए, ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी दल भी थे जो अपने अपने तरीक़ों से आज़ादी की मांग कर रहे थे। तभी कांग्रेस पार्टी गई और उन्होंने अपने प्रस्ताव रखा कि भाई हमें पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, हमें भी भारत अपना फिर आज़ादी चाहिए। तभी एक अंग्रेजी अधिकारी ने एक बात कही थी कि बोले हम भारत को आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन ये थोड़े से समय बाद आज़ादी के टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। उठाकर भी देख लीजिए आप, नीचे साउथ में चली लीजिए, वहाँ अलग भाषा है, अलग कल्चर है, संस्कृति, पहनावा अलग है। उत्तर भारत में चले जाइए, 7 सिस्टर बोला जाता है उन राज्यों को, उनके तो बिल्कुल नस्ल भी अलग है। हमारे उत्तर भारत में हिंदू बहुल राज्य हैं, लेकिन पूरी विभिन्नताएं हैं। ऊपर चले जाइए, डोगरी भाषा है, अलग कल्चर है, फिर भी पूरी विभिन्नताएं होने के बावजूद भारत देश ने पूरे वर्ल्ड के मुंह पर अपनी एकता का तमाचा मारा है। आज भी हम संगठित हैं, इसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ देश से सीख सकते हैं कि जब हमारा देश एक ऐसा मैसेज दे सकता है तो हम क्यों नहीं भाई संगठित रह सकते, क्यों नहीं एक कार्य प्रणाली बना सकते, क्यों नहीं एक व्यवस्थित ढांचा हो जिसमें हमारे सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी नियम और कानून बनाए जाएंगे हम उन पर खरे उतरेंगे। अभी कुछ वक्ताओं ने एजुकेशन का मुद्दा उठाया। देखिए बहुत ज़रूरी है एजुकेशन, एक मानसिकता को बदलने के लिए, सही गलत का निर्णय लेने के लिए, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन कई बार हम एजुकेशन में एक बात तो पढ़ते ही होंगे कि एक्स मानकर किसी क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। एक्स मानेंगे, माना मूलधन 100 या माना मूलधन एक्स, और उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में चाहे कोई भी भगवान हो, किसी भी धर्म का हो, आप उसको अपने मन में मानिए। जरूरी नहीं कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत है, तो आप उसको अपने मन में मानिए और अपने आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा संतुलित दिमाग, तुम्हारा संतुलित मन ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और आप लोग देख रहे हैं जो ये सम्मेलन है, ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, एक जिम्मेदारी है। कुछ वक्ताओं ने कहा हाँ भाई कम होते जा रहे हैं, अरे आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। पहले क्या होता था, अगर थोड़ी कहा सुनी होगी या कुछ उल्टी बात कह दी, गुस्से में गाली दे दी, तो सोचते पहले सलाह मशुरा करके आपस में बोलचाल करके इसको सुलझा लेते हैं। आजकल ऐसा हो जाता है तो उसको दरकिनार कर देते हैं। ये क्या है? ये संकेत है समाज के बिखराव का। और जो जब समाज बिखर रहा है तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेंगी कि आपका दायित्व क्या था समाज में जब आपका समाज बिखर रहा था। बोले कि भाई हम क्या अकेले ठेकेदार हैं, तो और कौन अपनी जिम्मेवारी लेगा जब आप खुद की नहीं ले सकते। एक पहल करने की जरूरत है, भागने की नहीं है। भागने से कोई नहीं बचा, अगर जितना भागेंगे उतना हमारे अंदर आ जाएगा। जो तकनीक है, मैं मानता हूँ तकनीक से हमने बहुत विकास कर लिया, बहुत ऊपर चले गए, मोबाइल आ गए घर घर में। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने परिवर्तन देखा, यहाँ बैठे हैं, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था आज स्मार्टफोन है। उन्होंने बदलता हुआ युग देखा है, परिवर्तन देखा उन्होंने। लेकिन जितने जितने हमने तकनीक का सहारा लिया है उतने ही हम सिमटते चले गए हैं, और जितने सिमटे हैं उतना ही गैप हमारे समाज में आ गया है। तो इसलिए जरूरी है तो अपने भाईचारे के लिए, अपनी जिम्मेवारियों के लिए समय निकालना। भागना किसी भी निर्णय का, किसी भी काम का कोई हल नहीं है। एक अस्तित्व की लड़ाई है, और अस्तित्व ये तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हारा
तुम्हारा समाज में क्या वजूद है। अगर अस्तित्व कायम है तो आप संगठित रहोगे, अगर अस्तित्व ही नहीं तो आप भी कुछ नहीं। हमारी खाप के लिए हमारे प्रधान श्री सतपाल बनवाड़ा जी ने, गंगाराज जी ने और भी इनके साथ सदस्य थे जिन्होंने योगदान दिया है। और जिनको नहीं पता है वो पूछ सकते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट कर पढ़ सकते हैं। इन्होंने योगदान दिया ताकि आने वाली जनरेशन सुधर सके, लेकिन अब क्या है, अब अलग तमाशा बना हुआ है। जनरेशन पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रही है, उनको मतलब ही नहीं है समाज क्या है। मैं मानता हूं कानून एक एजुकेशन है, जो नियम और कानून है, लेकिन एक खाप की, अपने समाज की भी जानकारी अपने बच्चों को दीजिए। तुम इस समाज का हिस्सा हो, ये तुम्हारी खाप है, तुम्हारे अंदर ये खून है, इसको पहचानो तुम, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई ही पूरे वर्ल्ड में है, आइडेंटिटीज की लड़ाई। और अगर हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन धरती में घुसा लेंगे और समाज में बोलेंगे उन्हें दे भाई जो हो रहा है, तो और बढ़ जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको, कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए उठो, जागो और अपने अपने सिरहाने पे बैठ के ये मत समझना कि तुम कोई क्रांति ला दोगे, कुछ नहीं कर सकते तुम। कुछ ना कुछ करने का निर्णय है और लेना है तुमने। उठो, जागो और अस्तित्व और अपने वजूद को पहचानो, समाज में तुम्हारा क्या है। और ये वजूद की लड़ाई में अगर तुम जितना खरे उतरोगे तो जरूरी है एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। चाहे कोई भी निर्णय ले लीजिए, कोई भी डिसीजन ले लीजिए, उसको हम अचीव करके रहेंगे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं धन्यवाद आप सबका। मैं विचार रखें संदीप जी। संदीप जी आए, और इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि अगला सम्मेलन कहाँ हो, जिस भी गांव का प्रस्ताव हो वो गांव अपना प्रस्ताव रख दे। अगला सम्मेलन कहाँ हो, ये प्रस्ताव जहां का भी है वो प्रधान जी के नोटिस में लाए, गंगाराज जी के नोटिस में ले आए कि अगला सम्मेलन कहाँ होना है। धन्यवाद। आदर व सम्मान के योग सतपाल प्रधान और मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इस गांव बुटाना के सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इनके एक सफल प्रयास से आज हम एक इस मंच पर आमंत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। अभी बहुत सारी बातें हुई शिक्षा को लेके, कुछ बुराइयों को लेके। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और हर बार हम एक सम्मेलन में इकट्ठे होते हैं, तो इस बार हम इकट्ठे हुए, तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि अगली बार जब इकट्ठे हो तो इस सम्मेलन में ये ज़रूर बताएं कि एक साल में आपने शिक्षा के ऊपर और नशे के ऊपर क्या किया। पिछली बार जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें शिक्षा पे बात चली थी, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे गांव ने युवाओं ने लग के बुजुर्गों के आशीर्वाद से शिक्षा के लिए एक लाइब्रेरी तैयार की है, और ये हमारी एक पहचान बनेगी शिक्षा के लिए। और दूसरा मेरा जो कहना है कि ये तो बड़े नशों के ऊपर बात हुई है, लेकिन गांव में छोटे छोटे नशे और शुरू हो गए हैं जिसने हमारे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत खराब किया है। मेरा सभी ग्राम निवासियों से निवेदन है कि कुछ जंक फूड जो बच्चे गांव में खाते हैं उनके ऊपर कुछ पाबंदी हो। ये चाउमीन बर्गर की जो स्टॉल है गांव में लगनी शुरू हो गई है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और अगर स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो शिक्षा भी सही नहीं ले पाएंगे। तो मेरा सब यही निवेदन है कि थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें, खान पान की तरफ भी ध्यान दें। दूसरा क्या है कि आजकल बच्चों को व्हीकल की सुविधाएं 18 साल से नीचे हैं, लेकिन घर पे 4-4, 5-5 व्हीकल हो रखे हैं, और बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है उनको चलाने की, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप ध्यान दें। एक छोटी सी दुकान पे सामान लेने जाता है, 5 रुपये का सामान होता है, 10 रुपये का पेट्रोल लगता है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद आपका। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जगपाल पूर्व सेक्रेटरी जी बैठे हैं, वो आए और अपने विचार रखें। उसके बाद मेरे गांव करोड़ा के सरपंच दिनेश जी जो वाल्मीकि समाज से वो रखते हैं, वो तैयार रहें अगले उसमें।
आज इस ऐतिहासिक गांव में 9वें सम्मेलन में यहाँ जितने भी आप आए, अच्छा हाँ दूर था ये। आज के 9वें सम्मेलन में प्रधान सतपाल अजीज हमारे और दूसरे इसके साथ जितने मंच पर सम्मानित मंच कहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और मेरे इस गांव जो है मतलब यदि एक एक गिनवाऊँ, कई बार ये बात उठी कि गांव कितने हैं। मेरे भाई बड़े भाई जैसी ने बताया 17, 18 नहीं 27, 28 गांव हमारे हो चुके हैं। उसमें सिंगवाड़ है, उसके साथ द्रौदी है, द्रौदी के साथ ही अथो है, खेड़ी शेरखा है, लतानी है, और जो आगे बढ़ोगे आसन है, शिवा है, कासंडी है और बिटाना है। इसके साथ ही दूसरे गांव में भी हमारे बहुत से जो है एक एक गाँव 28 गाँव अब तक हो चुके हैं। साथियों, यहाँ बहुत सी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई कि ये नशा विरोधी है, शिक्षा के ऊपर हो, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बातें आप लोगों ने कही और आपने बड़े ध्यान से सुनी। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ इस ऐतिहासिक गांव के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। वैसे 3 गोत यहाँ कुंडू है, सांगवान है और बनवाड़ा है। ऐसा जो है नहीं त्रिवेणी का संगम आपको 3 गोत्रों का बहुत ही कम मिलेगा। तीनों एक जगह है, एक स्थान पर है, एक ही तीनों की बात है। और बनवाड़ा गोत्र की एक जहाँ तक मैंने पता लगा है कि यहाँ जो भी कोई मकान शुरू करता है उस मकान की नींव रखने के लिए बनवाड़ा गोत्र के हमारे किसी भाई को, किसी बुजुर्ग को कि एक आदमी से नींव रखवाते हैं। महाराजा अग्रसेन की जो पद्धति थी 1 रुपया और 1 ईंट की थी, लेकिन यहाँ के बनवाड़ा हमारे बड़े भाइयों ने तो उससे बहुत ऊंचे चढ़ करके